चलो ये एसएससी जीडी जो इस साल पेपर चल रहा था उसमें अब अगला पेपर जो है देखो जल्दी जल्दी इसका जीएस का। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो एक पूछा है यह एक शहरी सभ्यता थी जो जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे, तो शहरी सभ्यता थी, ये बहुत पुराना है। इसके अलावा इसमें घर पक्के ईंटे से बने थे, ये भी सही है। फिर कहा है कि यह पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के लगभग 2500 वर्ष पहले थी, ये भी सही है। पशु का मांस प्रधान भोजन था इसमें, तो ये गलत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, इसको लगभग कब से माना जाता है? वैसे तो बहुत सारा टाइम है, लेकिन इसको 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है, जो कार्बन डेटिंग भी है तब से माना जाता है। और पाकिस्तान में थी, ज्यादातर पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में था। इसके अलावा कहा है कि शहरी सभ्यता, हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता भी शहरी सभ्यता थी। पक्की मकान, पक्की ईंटें, पक्की सड़कें, नालियां, सबकी व्यवस्था इसमें थी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, इसमें जो है व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, व्यापार। ठीक है, जो कि इसके बाद जो वैदिक सभ्यता थे वो कैसी सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और पशुपालन वगैरह लोग ज्यादा करते थे, लेकिन इसमें ये शहरी सभ्यता थी। मांस इसमें का प्रमुख भोजन नहीं था, ये मांस दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है सूखी बर्फ को किस रूप में जाना जाता है? सूखी बर्फ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। सूखी बर्फ, सूखी बर्फ ये जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इसको सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए इसको ये कहा जाता है क्योंकि जो है ये जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बर्फ से सीधे क्या होती है, द्रव में ना बदल के सीधे वाष्प में बदल जाती है। ठीक है, ये गुण पाया जाता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, अगला फिर पूछा क्वेश्चन कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग, नाम सुना ना, तैमूर लंग कब किया था? इसने 1398 में किया था भारत पर आक्रमण। 1398, उस समय किस वंश का शासन चल रहा था? तुगलक वंश का। तुगलक वंश, कब से कब तक तुगलक वंश है? तो 1320 से लेके 1414 तक था, लेकिन मेन रूप से 1398 में आक्रमण कर दिया और उसको तहस नहस कर दिया था तुगलक वंश के शासक को पूरी तरह से। तो 1398 है, लेकिन ये राजा पूछा कौन सा राजा था, लिख लो नासिर उल उद्दीन, नासिर उद्दीन नासिर उद्दीन महमूद शाह, पूरा नाम इसका था नासिर उद्दीन महमूद शाह। ये उस समय तुगलक वंश का शासक था। ये इतना खतरनाक आक्रमण था कि उस समय लगभग 1 लाख लोगों को इसने मार डाला था 1398 ईस्वी में। और इसके साथ साथ जो है 15 दिन तक बहुत बुरी तरह से लूटा था। चलो अगला एक पुस्तक पूछा है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस, वार एंड पीस। वार मतलब हो गया युद्ध, एंड पीस मतलब शांति, युद्ध और शांति। अगर हिंदी में पूछ देगा तो इसका लेखक पूछा है कौन था, तो इसके लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय थे, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, ये रूस के थे, रूस। रूसी क्रांति का नाम सुने होंगे तुम लोग, रूसी क्रांति कब हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी पूछ चुका है रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति 1917 में। ठीक है, रूसी क्रांति, ये कई बार क्वेश्चन रूसी क्रांति से भी आ चुका है। तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। इसी के ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति का पूछ चुका है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो वो 1789-90 में ही हो गई थी।
ठीक है, लिखो कहीं फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि उसके बारे में पूछा है। क्रम पूछ देता कौन सी क्रांति का पहले हुई थी, तो वो 1789-90 में ही हुई थी। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत ने हॉकी के लिए 8 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हॉकी में भारत ने कितना जीता है? 8। उसमें ये पूछा है कि आखिरी कब जीता था, आखिरी। अगला हॉकी में 8 स्वर्ण, तो देखो आखिरी बार जो जीता था भारत ने तो 1980 में जीता था। ठीक है, 1980 के ओलंपिक में भारत आखिरी बार जो हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ये मॉस्को में हुआ था, रूस में, मॉस्को रूस। इससे पहले जो है 1964 में जीता था टोक्यो में। ठीक है, ये सिंगल है। उससे पहले 1928 से लगातार जीत रहा था, हर साल 4 साल बाद लगातार 6 स्वर्ण पदक जो है 1928 से शुरू हुआ था, और 1928 जोड़ जाओ 56 आएगा। ठीक है, 1928 से लेकर 1956 तक क्या हुआ था, लगातार 6 स्वर्ण ये जीता था। और उसके बाद इधर फिर 2016 में क्या हुआ, इतने 36 साल के सूखे को खत्म किया है, रजत जीता है। रनर अप था भारत, हार गया था, तो वो भी कहीं किनारे लिख लो। 1916 में 36 साल के बाद जो है फिर जो जीता जाके रजत पदक जीता है। चलो देखो अगला पूछा है, कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म क्या है? ये जो है एक पौधे का प्रकार होता है। ठीक है ना, पौधे हिंदी में नाम सुने होंगे, आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी। नाम सुने होंगे, नहीं सुने हो? तो इसको आवृत्त बीजी बोला जाता है, आवृत्त बीजी। ठीक है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये क्या होता है? अनावृत्त बीजी। कैसे पौधे होते हैं? आवृत्त बीजी का मतलब क्या होता है, जिस पौधे के या जिस पेड़ के क्या होते हैं, वृक्ष के जो बीज होते हैं फल के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है, और इसमें फल से ढके होंगे या पुष्प से ढके होंगे। अनावृत्ति में क्या होता है, ढके नहीं होते हैं, जैसे केला वगैरह हो गया, जैसे और आम हो गया, सेब हो गया, उन सबके बीज क्या होते हैं, फल के अंदर होते हैं। तो जो ढके रहते हैं फलों से वो क्या कहलाते हैं? आवृत्त बीजी पौधे। और जो नहीं ढके होते हैं अनावृत्त बीजी पौधे, जैसे केला हो गया, इसका ढका नहीं होता है। लीची हो गया, ये भी कोई ढका नहीं होता है ऊपर, मतलब उससे कवर से नहीं ढका होता है। ठीक है, कवर नहीं लगा होता ऊपर, ये अनावृत्त बीजी में, और इसमें लगा होता है। फिर इसमें देखो और होता है, इसमें बंटवारा कर दिया जाता है। उसी बीज में देखे होगे, आम के बीज में देखते होगे, उसको निकालने में क्या होता है, 2 भाग में टूट जाता है, होता है ना। तो उसको एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री कहा जाता है। जो 2 भाग में टूट जाएगा उसको द्विबीजपत्री, और जो ये अकेले रहेगा उसको एक बीजपत्री भी कहा जाता है। तो ये भी 2 भाग में इसका बंटवारा होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये भी कहा जाता है। तो ये पूछा है कि एंजियोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा है उनके तने, पत्ते और जड़ें होती हैं, तो होते ही हैं। फिर कहा है प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है, तो परागण मतलब पुष्प वगैरह से जो होता है परागण पौधों में, ये भी सही है। फूल प्रजनन अंगों को वहन करते हैं। देखो तो इस तरह के पौधों में क्या होते हैं, जो फूल होते हैं उसको प्रजनन अंग माना जाता है। कई बार डायरेक्ट भी पूछा है कि पौधों का प्रजनन अंग किसे कहा जाता है, तो फूल को क्या कहा जाता है, प्रजनन अंग। जो परागण की क्रिया होती है इसी से संपन्न होती है। ठीक है, और एक दिया है शंकुधारी वृक्ष, साइकस और जिनकोग एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। शंकुधारी ये सब कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वो गलत है। बाकी दिन सही है। अगला पूछा है केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय बजट जो होता है उससे कितने दिन पहले
आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले किया जाता है, ठीक है। एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण होता है, फिर अगले दिन क्या कर दिया जाता है, बजट पेश कर दिया जाता है। तो देखो बजट से भी अभी तक जितने भी पेपर सॉल्व हुए सब में बजट से आया है, ठीक है। तो बजट के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि बजट हो गया, फिर अभी वो शास्त्रीय नृत्य से आ रहा है, ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है कि इसमें हर पेपर से आ रहा है। अगला देखो, अगला एक करंट का है, उसका फिर पूछा है जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में है, ठीक है। श्रवणबेलगोला, बेलगोला कर्नाटक का जिला पूछा, तो ये हसन जिला, ठीक है, कर्नाटक के हसन जिला में। ये किसका पवित्र स्थान है, जैन धर्म का। याद है श्रवणबेलगोला, इतिहास पढ़ाया गया था। क्या है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, वहां पे जाके अन्न जल त्याग के सुलेखनाधि द्वारा अपना प्राण त्यागा था, ठीक है। तो इसलिए वो जो है जैन धर्म का पवित्र स्थल है श्रवणबेलगोला। ये कर्नाटक के हसन जिले में, कोई पूछा है कि किस जिले में है। अगला है एमएसपी। एमएसपी का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, ठीक है। लिख लो एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, या हिंदी में उसी को बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इसमें अभी तो बहुत कुछ हुआ है, पूरा इसी को लेके बवाल था किसान का। 3 बिल के साथ साथ किसानों का क्या मांग था, 3 बिल वापस करना और एमएसपी को लागू करना, ठीक है। तो ये काफी चर्चा में भी था। अगला है गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, गोलकुंडा किला। तो ये जो है काकतीय वंश के शासक, काकतीय वंश के शासक। अब हिस्ट्री में चल रहा है ना, तो इसमें पढ़ाएंगे काकतीय वंश के शासक। तो ये 13वीं शताब्दी में इन सब के द्वारा किया गया था। बीजापुर गोलकुंडा नाम आएगा आगे, ठीक है, उसमें बताया जाएगा। चलो ये जल्दी से उतारो फिर उसको। चलो अगला देखो, ये पूछा है ITCZ, ITCZ इसका फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म इसका पूछा है। तो देखो इसका इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या होता है ITCZ। ये ज्योग्राफी जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो बताए थे, याद है हमें, ज्योग्राफी में बताए थे जब क्या होता है, ये पृथ्वी का जो ये भूमध्य रेखा है, इस पे सूर्य क्या होता है, हमेशा सीधा चमकता है। और इसके अलावा जो है ये ऊपर हो गया 23.5 डिग्री, क्या हो गई कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में कर्क रेखा हो गई उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो इसमें बारी बारी से 6-6 महीने का क्या होता है, सूर्य इस पे में सीधा पड़ता है और 6 महीने इस पे पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस पे सीधा पड़ता है तो बताए थे क्या होता है, जब ज्यादा पड़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो जब
टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। ठीक है, तो ये क्या होता है, ITCZ जो होता है ये निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जो कि कहाँ बनता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बनता है और शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, सूर्य इधर से कर्क रेखा की तरफ जाता है तो यहाँ से यहाँ पे उतना सीधा नहीं पड़ेगा, तो उच्च वायुदाब धीरे धीरे हो जाता है, तो ये शिफ्ट हो जाता है इधर, फिर इधर से इधर आ जाता है, जहाँ व्यापारिक पवनें बहती हैं, जहाँ फिर आप टकराती हैं तो वहां से भी, और टेम्परेचर की वजह से ये हमेशा शिफ्ट होता रहता है ITCZ। तो इसको कई बार आया है ज्योग्राफी में, तो ये क्या होता है, जो ये निम्न वायुदाब का, सीधे सीधे जानो कि निम्न वायुदाब का ये क्या होता है, केंद्र होता है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बनता है ये। अगला है द्युति चंद, पूछा है कि किस खेल से जुड़ी थी द्युति चंद, तो ये 100 मीटर की रेस की थी ना, ये उस समय चर्चा में था, करंट का क्वेश्चन है। चलो अगला देखो, अगला है अम्ल और क्षार की एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को क्या कर देती हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को जब पढ़े होंगे, अम्ल भस्म और लवण न्यूट्रल हो जाएगा दोनों। हाँ, तो दोनों जब एक साथ मिलाया जाता तो क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन कर देती है। ठीक है, ये H+ आयन देता है, अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन, और ये OH- आयन देते हैं, तो ये क्या करती है, एक दूसरे को उदासीन कर देती है और लवण का भी निर्माण करती है। तो दो चीजें इसमें होता है, तो ये इसमें उदासीन दिया है, लवण का निर्माण और लवण का निर्माण, इसके अलावा उदासीन, ये होता है। चलो अगला देखो, करंट का है क्वेश्चन है। फिर देखो आ गया, कुचिपुड़ी की जड़ें कहां से निकली, तो कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, किस राज्य का, कुचिपुड़ी नृत्य हर टॉपिक में, हर पेपर में, अभी तक जितना पेपर सॉल्व करा है सब में नृत्य मिला है। कुचिपुड़ी कहां का बताया गया है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पूछा है कि इसकी जड़ें कहां से निकली, तो आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश से निकली है, आंध्र प्रदेश। तो इसको नृत्य जो है अलग से काफी बताएंगे, लेकिन इसको जरूर अपने तुम लोग अपनी तरफ से तैयार करो। ठीक है, इसमें क्या परिधान है, क्या क्या कैसे कैसे है, तो ये जरूरी है इसका। अगला पूछा है, स्वच्छ भारत अभियान से पूछा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसके जन्मदिन पे हुआ था। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जब मोदी जी पहली बार आए थे तभी से हो गई थी। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ये 2 अक्टूबर 2014 को ही इसकी शुरुआत हो गई थी। तब टारगेट क्या रखा गया था कि गांधी जी का जो 150वां जन्मदिन, जो कि अभी बीत चुका है, कब था, 150वां जन्मदिन, ठीक है, ये 2019 में पड़ा है, 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तब तक हर घर को क्या किया जाएगा, शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था। ठीक है, स्वच्छता के बहुत सारे पैगाम थे कि स्वच्छता कैसे कैसे करनी है, उसमें एक महत्वपूर्ण, सबसे जो महत्वपूर्ण था कि वही 2019 तक, जो कि गांधी जी का 150वां जन्मदिन था, उस पे हर घर को शौचालय उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये पूछा है, और शुरुआत हुई थी राजघाट से। राजघाट में क्या है, राजघाट दिल्ली में गांधी जी का समाधि स्थल है। ठीक है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर अगला पूछा है, 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज ने इसे प्रतिस्थापित किया, को इसने प्रतिस्थापित किया। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले कौन सा चल रहा था, ब्रिटिश संविधान ना, तो उनका सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935। इसमें क्या है, इसमें इस ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, हर लगभग 20 साल पे भारत में क्या करती थी, यहाँ पे समीक्षा करती थी और उसी हिसाब से नए नए कानून लाती थी।
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये बहुत बड़ा संविधान था, बहुत बड़ा कानून था। ठीक है, इसी से चल रहा था जब तक भारत आजाद हुआ, उसके बाद जब तक अपना संविधान नहीं बन गया 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ तब ये हटा। लेकिन इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो कि जैसे थे वैसे ही इस समय के संविधान में उतार दिया गया है। ठीक है, लगभग 250 एक्ट। कई बार ये भी पूछा है कि भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा भाग कहां से या हिस्सा कहां से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही सबसे ज्यादा लिया गया है। लगभग 250 अनुच्छेद जैसे उसमें है वैसे ठीक इसमें उतार दिया गया है। ठीक है, ये जरूर देखो, कई बार ये पूछा है कि कहां से कितने या कहां से सबसे ज्यादा भाग लिया गया है। अगला देखो, अगला पूछा है कि संसद के पास जो है संविधान के संशोधन का प्रावधान है। ये और किस अनुच्छेद में है ये पूछा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसको यहां बता देते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, ठीक है, ये एक्ट पूछा है। तो एक्ट 368 है, ये एक्ट 368, ये भाग 20। ठीक है, क्या है संविधान संशोधन? मतलब भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 368 और भाग 20। कितने तरह के संशोधन का प्रावधान है भारतीय संविधान में? कुल 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, 3 प्रकार का। पहला क्या है कि कोई भी संविधान संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से कर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, वो संविधान संशोधन हो जाएगा। तो मतलब एक है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है? जिस सदन की जितनी स्ट्रेंथ है उसमें 50+। ठीक है, जैसे अगर लोकसभा की बात की जाए तो 545 है, तो 545 में उसका बहुमत कितना होगा? 272-73 पे हुआ तो वो हो जाएगा। अब जितने उस दिन आए रहेंगे उसको भी काउंट किया जाता है, कितने आए हैं उनका साधारण बहुमत। ठीक है, अब जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है या नए राज्य का सृजन करना है तो वो क्या होता है? साधारण बहुमत से हो जाता है। एक होता है 2/3 बहुमत। दो तिहाई बहुमत का मतलब क्या है? कि उस सदन का 2/3। हाँ, 2/3 का मतलब क्या होगा? सीधे सीधे 2/3 निकालेंगे, जितना भी है। अगर 300 है, 300 सदस्यों की संख्या है तो 2/3 निकालेंगे तो 2/3 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200। 100 हुआ, 200। 200 अगर 300 सदस्य है किसी सदन में, ठीक है, तो 200 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। इसके साथ जो इसी को विशेष बहुमत भी बोला जाता है। विशेष बहुमत 2/3 में नहीं, एग्जैक्ट शब्द जो है दिया है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब यह है कि 2/3 के साथ साथ ये 50+% भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है, अब लोकसभा में अगर पारित हो रहा है और 545 सदस्य हैं उसमें, संयोग से उस दिन 300 आए, 300 आए, तो 300 में से इन लोगों ने कह दिया हाँ, 200 लोगों ने कह दिया हाँ कि संशोधन कर दिया जाए, तो 200 तो यानी 2/3 तो हो गया। लेकिन अब ये 50+ नहीं हुआ क्योंकि इसकी 545 पूरी क्षमता है ना, तो 50 अभी प्लस का होने के लिए कितना होना चाहिए? 272 होना चाहिए, 72 कम पड़ रहा है। तो इसमें साधारण में जितने लोग आए हैं सीधे सीधे अपना 50% दे दिए, 50 से ज्यादा हो गया तो साधारण बहुमत। लेकिन विशेष बहुमत में क्या होता है? 2/3 के साथ साथ साधारण बहुमत भी रहना चाहिए, मतलब 50+ भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखने से लग रहा हाँ 2/3 हो गया, लेकिन 50+ नहीं हुआ, इसलिए विशेष बहुमत में ये नहीं आएगा। और एक है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधा से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो खुद संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जो 368 है एक्ट, इसमें अगर कोई संशोधन करना होगा तो वो तीसरी विधि द्वारा होता है। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए उसमें। और भी कुछ ऐसे हैं जब इसमें डिटेल में बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन ये कई बार पूछा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें दी है? 368। ये भाग, संविधान के 22 भाग है ना, भाग 20 में इसको दिया गया है। चलो जल्दी जल्दी कुछ और। अब ये एक पूछा है
गांधी जी ने द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह। ये हो गया। इसको देखो, ये पूछा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह कौन सा था। ठीक है, तो वैसे गांधी जी का क्या है, गांधी जी का सबसे पहले अगर भारत में सत्याग्रह माना जाता है तो कौन सा माना जाता है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब देखो गांधी जी का मेन है कि गांधी जी का 3 बड़े स्तर पे और 3 छोटे स्तर पे, डोमेस्टिक लेवल पे 3 सत्याग्रह थे। 3 बड़े और 3 छोटे जो प्रमुख हैं। 3 जो छोटे थे वो क्या थे, पहला तो चंपारण ही हो गया, चंपारण जो 1917 में सबसे पहले गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अहमदाबाद मिल मंजूर, अहमदाबाद, कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है, मिल सत्याग्रह। और एक है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये 1917 में, ये 1918 में और ये भी 1918 में। लेकिन पहले क्या उनका अहमदाबाद में था, फिर खेड़ा सत्याग्रह था। और इनके 3 बड़े माने जाते हैं पूरे, जो बहुत बड़े पैमाने पे हुए। उसमें सबसे पहला है असहयोग आंदोलन, योग आंदोलन। दूसरा है ये दांडी मार्च, इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा था भारत छोड़ो। ठीक है, ये 1920, ये 1930 और ये 1942। ठीक है, ये गांधी जी के कुल 6, 3 छोटे और 3 बड़े। 6 छोटे का मतलब है कि डोमेस्टिक लेवल के थे, और ये 3 बड़े जो अंग्रेजों के खिलाफ सीधे सीधे थे। तो ये चंपारण का हुआ था 1917 में, सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह, कई बार पूछ चुका है। तो चंपारण सत्याग्रह है, जो कि क्या हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वो भी सफल रहे थे। अहमदाबाद में मिल के मालिकों से था, डायरेक्ट अंग्रेजों से नहीं था, बोनस वगैरह को लेके था। खेड़ा सत्याग्रह जो है, ये भी अंग्रेजों से टैक्स बढ़ा दिया गया था खेड़ा में। ठीक है, तो टैक्स को कम करने को लेके था। उसके बाद ये 3 बड़े बड़े असहयोग आंदोलन, तो सबको पता है क्या हुआ था, अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए था। 1920 में शुरू किया गया था। बाद में इसी को चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, उसी के कारण गांधी जी ने वापस ले लिया था। दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी बहुत पीक पे था अपने। ठीक है, इन दोनों में अंतर जब डिटेल में बताएंगे क्या था। तो इसमें वही गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी भगत सिंह को इसमें बचा लिए होते हैं। ठीक है, ये आंदोलन इतना जोर चल रहा था कि अंग्रेजों को गांधी जी ने या झुकाया था बहुत ज्यादा। उनको गांधी इरविन समझौता हुआ था फिर 1931 में, जिसके तहत ये समाप्त हुआ था। फिर जाके ये दोबारा भी शुरू हो गया था। तो पूछता है गांधी जी का कौन सा आंदोलन 2 बार शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। नमक कानून तोड़ के इसको शुरू किए थे। और 1942 में तो भारत छोड़ो करो या मरो का गांधी जी नारा दिया था। लेकिन इसमें ये नहीं दिया ऑप्शन में, देशव्यापी है, इसमें ये दिया नहीं है। इसमें रॉलेट एक्ट दिया हुआ है। तो रॉलेट एक्ट बताए थे ना, देखो रॉलेट एक्ट भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, जिसमें क्या है, बिना सबूत के ही गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी गांधी जी ने पूरा बहुत तगड़ा आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो पहला अगर देशव्यापी पूछा है पूरे बड़े पैमाने पे, तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ये। वैसे कई बार ये पूछता है कि गांधी जी का सबसे पहला कौन सा था। तो 1915 में भारत आए थे गांधी जी। उसके बाद 2 साल चुपचाप घूमे। 1917 में वो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। चलो, इसके बाद जो है करंट का पूछा है। फिर पूछा है 2022 में फीफा विश्व कप, तो अभी हुआ है। ठीक है, फीफा विश्व कप कहाँ हुआ है 2022 में, कतर। 2022 में जो है कतर में हुआ है। कतर कहाँ है, सऊदी अरब में है ना, सऊदी अरब। ठीक है, ये पहला ऐसा आंदोलन जो अरब
देशों में पहला आयोजन हुआ है। विजेता उपविजेता कौन है? विजेता कौन था? विजेता अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक है, और उपविजेता फ्रांस। फ्रांस। पेनाल्टी शूटआउट में हराया इसको। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इसको बताएंगे डिटेल में। इसमें कौन सबसे ज्यादा गोल किया, कौन गोल्डन बूट पाया। अब इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है, देख लो कि 2026 में ये कहां होगा। 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका में 3 देश हैं, वही तीनों में होगा। उत्तरी अमेरिका नहीं समझो, यूएसए, मैक्सिको प्लस कनाडा, ये 3 जगह होगा। अगला एक पूछा है कि काटना एवं जलाना किस प्रकार की खेती में जाता है। काटना एवं जलाना, तो काटना और जलाना बता चुके हैं तुम लोग कई बार, जिसको झूम खेती बोला जाता है। ठीक है, झूम खेती या स्थानांतरित खेती, झूम या स्थानांतरित। ठीक है, ये जनरली जो है जनजातियों द्वारा किया जाता है। उनको इस तरह से तो हम लोग की तरह क्या है, जैविक खाद वगैरह तो मिलती नहीं है। ठीक है, ये जैविक खाद हो गया, ये जो जब बनती है यूरिया वगैरह, ये तो मिलता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक यहाँ खेती करेंगे, कुछ दिन तक करेंगे, जब वहां पे भूमि की उर्वरा शक्ति जब खत्म होने लगती है, तो उसको वैसे ही या तो जला के या तो उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उसी को झूम या स्थानांतरित खेती कहा जाता है। इसको अलग अलग देशों में या अलग अलग भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे इसका प्रसिद्ध नाम झूम या स्थानांतरित खेती है। उसका अलग अलग नाम है, फिर उसको बता देंगे कभी। चलो, इसके बाद एक और पूछा है, लास्ट है आज का, कि कौन मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है। ठीक है, मिट्टी संरक्षण का मतलब क्या होता है, मिट्टी का बहाव या उसको क्षारित ना हो, कटाव ना हो। तो इसमें अपक्षय दिया है। तो अपक्षय की क्रिया क्या होती है, अपक्षय, अपक्षय की क्रिया में मिट्टी जो है पानी द्वारा, जानवरों द्वारा और हवा द्वारा धीरे धीरे क्षरण होती है, और धीरे धीरे चलके बड़ी बड़ी चट्टानें जो छोटी छोटी चट्टानों में बदल जाती हैं। तो ये यही है, अपक्षय की क्रिया द्वारा जो है मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये है, बाकी 3 नहीं है। 3 और ऑप्शन दिया हुआ है, जुताई वगैरह दिया है, अंतर फसल दिया है। तो ये अपक्षय नोट कर लो। ठीक है, एक राष्ट्रपति का वेतन पूछा है तो 5 लाख रुपए है। ठीक है, ये है कुल तुम्हारा जो है पेपर सेट 4 का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और जितना उससे संबंधित चीजें बताई जा रही है उसको, और अपनी तरफ से भी संबंधित चीजों को तुम लोग अपना तैयार करो बढ़िया से, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट करेंगे। चलो, अगला जो है कल